नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं आपका नया कानूनी एपिसोड। विषय वही पुराना, लेकिन कहानी नई, बिल्कुल नई। जी हां, एक बार पुनः ये मुद्दा ही ऐसा है, इसमें पल दर पल हर दिन नए डेवलपमेंट्स हैं कि मैं दूसरे विषय को छू ही नहीं पा रहा हूं। मैं जीएसटी और कस्टम पे जो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट आया है, जिसमें गिरफ्तारी पर बड़ी स्ट्रिंजेंट पाबंदी लगा दी गई है, उसकी बात नहीं कर पा रहा हूं। मैं बात नहीं कर पा रहा हूं महिलाओं के अधिकारों को, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है, और मैं बात नहीं कर पा रहा हूं ऐसे ही कई नई मुद्दों पर, जिस पर मेरा रिसर्च तैयार है, सिर्फ रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की बात है। तो खैर, ये तो मेरी परेशानी है, इसको छोड़िए, दरकिनार कीजिए। तो आज का जो मुद्दा है, जो बाजार गर्म है व्यू नाउ पर, और अब तो आपको पता है कि आपको न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस के लिए, हमने आपके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसका आपकी मांग पर, आप लोग बार बार कहते थे टेलीफोन, अब देखिए भाई, फोन रिसीव करना तो संभव नहीं है, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में उस लिंक पे जाइए, मुझे प्राइवेट मैसेज में अपने केस का डिटेल भेजिए, हमारे ऑफिस से कोई ना कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा, और बात करने के बाद अगर आपका केस जेन्युइन होगा, हम उसमें कुछ राहत दिला पाएंगे, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो ठीक है जनाब, आज जो मुद्दा है वह है सुखविंदर खरूड़, जो सीईओ हैं व्यू नाउ कंपनी के, उनकी गिरफ्तारी का। देखिए, बाजार गर्म है, कई तरह के दावे हैं कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। मुझे इससे फिर बता दूं, कुछ लेना देना नहीं। जहां तक मेरे पास लेकिन कोई कंफर्म खबर नहीं है, और जब तक आधिकारिक सूत्रों के द्वारा यह खबर कंफर्म नहीं हो जाती, मैं सुखविंदर खरूड़ के गिरफ्तारी की बात कम से कम अपने चैनल पर, जिम्मेदार चैनल पर, तो नहीं करने वाला। अब सवाल यह है कि अगर सुखविंदर खरूड़ गिरफ्तार हो गए तो ईडी के लिए तो बहुत बड़ी सफलता की बात है। ईडी अपने कंधे ठोकती, ईडी क्यों उसको छुपा कर रखेगी। हाँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि ईडी ने आरिफ निसार, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं और जिनका 75% स्टेक होल्डिंग है, वो गिरफ्तार हो गए। उनको गिरफ्तार हुए भी आज तीसरा या चौथा दिन है। अब तो ईडी को उनको वापस कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, रिमांड बढ़वाने की अपील करनी पड़ेगी। और हम आज यह भी खुलासा करेंगे कि सुखविंदर खरूड़ के साथ साथ ईडी के रडार पर और कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से लोग इस केस में गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन मैं फिर बता दूं, मेरा प्रयोजन, मेरा इंटरेस्ट इनकी गिरफ्तारी, ईडी की कार्रवाई में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट और एक ही इंटरेस्ट है, अर्जुन के आंख की तरह मुझे एक ही चीज दिख रही है, वह है निवेशकों के पैसे की वापसी। मैं अपने तमाम वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं निवेशक के पैसे की वापसी की बात इतनी शिद्दत से, इतनी गंभीरता से, इतनी सीरियसनेस के साथ इसलिए कर रहा हूं कि जो एक्ट है उसके अंदर ही यह प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, पीएमएलए कोर्ट के जजमेंट हैं कि दूसरे ऐसे केसेस में निवेशकों के पैसे की वापसी की कार्रवाई शुरू हुई है, दी गई है। तो आखिर व्यू नाउ को के निवेशकों को के साथ भेदभाव क्यों, व्यू नाउ के निवेशकों को इससे अलग क्यों तर रखा जाए या रखा जा रहा है। तो आज की भी जो हमारी चर्चा होगी वह यह होगी कि आरिफ निसार की गिरफ्तारी, निवेशकों के पैसों की वापसी और ईडी की संपूर्ण कार्रवाई का पोस्टमार्टम।
आज जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि 24 फरवरी 2025 मसलन आज से 4 दिन पहले, आज 5वां दिन है, व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी का पूरा नाम है BMSL, शॉर्ट फॉर्म व्यू नाउ, जिसको आप कहते हैं, के संस्थापक आरिफ निसार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। जी हां, निसार पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स के नाम पर धोखाधड़ी करी और निवेश करने के लिए प्रेरित किया, और इस पूरे प्रकरण में 2200 करोड़ रुपए की ठगी हुई। ईडी ने अब तक के अपने जांच में यह खुलासा किया है कि इस कंपनी के पास इस तरह के संचालन के लिए बुनियादी ढांचा नहीं था, और प्राप्त धनराशि को निसार और उनके सहयोगियों के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए और संपत्ति खरीदने के लिए डाइवर्ट किया गया। आरोप नंबर 1। अब आइए आरोप नंबर 2। आरोप नंबर 2 जो ईडी लगा रही है वह यह है कि निवेशकों की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। कोई भी निवेशक ने आके अब तक कंपनी के खिलाफ शिकायत नहीं की है। ईडी का आरोप नंबर 1 आपने सुन लिया। ईडी का आरोप नंबर 2 है कि साहब, इसमें कोई रियल बिजनेस नहीं हो रहा था। ये एक मनी सर्कुलेशन स्कीम थी, एक की टोपी दूसरे के सर और दूसरी की टोपी तीसरे के सर, और इस तरह के स्कीम का जो आलम होता है या जो अंत होता है वह एक दिन भड़बड़ा कर उसका गिर जाना, पॉन्जी स्कीम है, प्रमोटर्स का गायब हो जाना, लोगों को भारी नुकसान, जैसा इस देश ने पीयरलेस के ज़माने से न जाने कितने मनी प्लांटेशन स्कीम्स और न जाने ऐसे कितने पॉन्जी स्कीम्स देखा है। मैं आज उसके विषय में नहीं जाता हूं। अब सवाल ये उठता है कि ईडी कार्रवाई करने को तो कर देती है, अब आपको ताजा मामले की तरफ लिए जा सकते हैं, ले चलते हैं। आनंद फानन में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, के कविता को, महेंद्रू को उठा लिया। लीकर पॉलिसी स्कैम के नाम से आप इस मुकदमे को जानते। सतेंद्र जैन को क्या हुआ? बंद रहे वो, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया। तो ईडी की अब तक की जो कार्यप्रणाली है और उसका जो डाटा मेरे पास है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है ईडी का, कि इस कार्रवाई को उसके अंतिम विकल्प तक पहुंचाना, चार्जशीट कराना, ट्रायल में प्रूव करना अपराध, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या होता है कि अपराधी कोर्ट से जमानत पर छूट जाते हैं, बड़ी भी हो जाते हैं। प्रॉपर्टी जो ईडी के द्वारा अटैच की गई है वो भी डीफ्रीज हुई है। तो सवाल यह है कि जो ईडी की कार्यप्रणाली है उसको भी इस मुद्दे में देखना होगा। देखिए, ईडी का जो मुख्य काम है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच रोकना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यह कोई भारत सरकार या ईडी या अधिकारी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई बड़ी, आप कहें कि एग्रेसिव योजना है, नहीं। यह भारत का इंटरनेशनल कमिटमेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा अपराध है जिसमें आतंकवाद और ड्रग्स के पैसे दूसरे देश की सरकारों को गिराने के लिए यूज किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भारत के जो वासी हैं या जो हमारा कंट्री है वो सिग्नेटरी है कि वह देश में स्ट्रिंजेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाएगा और इन अपराधों को रोकेगा। तो ईडी प्रमुख रूप से इसीलिए बनाई गई और पीएमएलए का कानून इंटरनेशनल कमिटमेंट के तहत बना। लेकिन सवाल वही है ना
कि क्या ईडी अपने जांच में सफल रहती है, कितने मामलों में वह दोष सिद्ध करने में सफल रह पाई है, कितने मामलों में संपत्ति की जब्ती हुई और उसको कोर्ट से कंफर्म करा लिया गया। देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए, आज ईडी ने भले व्यू नाउ का 1667 करोड़ रुपया फ्रीज कर रखा है, लेकिन इसको उसे कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ेगा। अगर ये कंफर्म नहीं करा पाए तो ये पैसे व्यू नाउ कंपनी को वापस चले जाएंगे। खैर, जो उससे भी महत्वपूर्ण मामला है कि कितने मामलों में ईडी आखिर दोषियों को सजा दिला पाती है, ये सब कानून का विषय है, आपका इंटरेस्ट होगा। मैं एक क्रिमिनल एक्ट पर कोचिंग भी देता हूं। आप मेरे से संपर्क करें, जो वकील लोग हैं जो अपना भविष्य पीएमएलए एक्ट, फेमा, कस्टम्स एक्ट, ड्रग्स एक्ट, मतलब जो वाइट क्राइम एक्ट में क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसमें मैं इन विषयों को और डिटेल में रखता हूं और रखूंगा। आप जुड़ें और हम वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल यह जो मेरा एपिसोड है वो निवेशकों को समर्पित है, इसलिए हम उनके हित की बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल फिर यही उठता है कि इस केस में पेंच दर पेंच आते जा रहे हैं। अब आरिफ निसार की गिरफ्तारी हो गई, अब उसकी गिरफ्तारी से जो निवेशकों के पैसे मिलने की बात है, वापसी की बात है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका चीड़फाड़ कर लें, इसका पोस्टमार्टम कर लें। क्या ईडी की कार्रवाई हो जाने से निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिलेगा, या फिर यह एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी जिसमें निवेशकों को इंतजार करना पड़ेगा? यह सवाल आपके मन में है और हमारे मन में भी है, और हम आज के अपने इस सेगमेंट में इसी सवाल का जवाब पुनः एक बार देने का प्रयास करेंगे। हमें यह भी समझना होगा कि गिरफ्तारी के बाद आरिफ निसार, या अगर यह खबर सच्ची है, शाम तक कंफर्म हो जाती है, सुखविंदर खरूर, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? स्वाभाविक तौर पर आरिफ निसार और जो लोग गिरफ्तार होंगे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जमानत के लिए, क्योंकि जो एफआईआर रिक्वेस्ट करने की पिटीशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वह कैंसिल कर दी गई है। उस पिटीशन को अब तक व्यू नाउ के निदेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि वो अब बेल के लिए जाएंगे गिरफ्तार होने के बाद। अब उनको बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या इस केस में दूसरे अन्य निदेशक भी गिरफ्तार होंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या निवेशकों को उनका पैसा मिलेगा? तो देखिए, आरिफ निसार की जो गिरफ्तारी हुई है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत हुई है, और आगे की प्रक्रिया पीएमएलए में कुछ इस तरह की होती है। 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, 5 दिन पूरे हो चुके हैं। 3 दिन के बाद जुडिशियल कस्टडी ईडी को आरिफ निसार की देनी पड़ेगी या रिमांड की अवधि बढ़ानी पड़ेगी। देखना उस दिन दिलचस्प होगा। मैं आपको बताऊंगा, सीधे कोर्ट से बताऊंगा, कोर्ट लेकर चलूंगा आपको, जी हां, लाइव, कि उस दिन आरिफ निसार की तरफ से वकील कौन होते हैं, वह उसके रिमांड पर दिए जाने के ईडी के डिमांड का विरोध करते हैं या नहीं करते हैं, या ईडी स्वयं ही उसके रिमांड को नहीं मांगती है, बढ़ाने की बात करती है, एक्सटेंशन की। तो इन सारे विषयों पर 3 दिन के बाद आपको अपडेट दूंगा। अब 4 मार्च तक फिलहाल आरिफ निसार ईडी की कस्टडी में हैं और उनसे गहन पूछताछ इस वक्त जारी है। उस पूछताछ में ईडी क्या क्या करेगी, अपराधों को साबित कर सके वो कोर्ट में, तो सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन का ब्यौरा खंगाला जाएगा। जो फर्जी निवेश योजना है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी, और जो ईडी का पहला आरोप है कि इन लोगों ने निवेशकों से पैसा लेकर व्यक्तिगत प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उन दस्तावेजों के, उन डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। फिर ईडी कंपनी के और डायरेक्टर्स के
बैंक स्टेटमेंट को भी खंगालेगी और फंड फ्लो को समझने का प्रयास करेगी, विश्लेषण करेगी, ताकि वो जज साहब को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सिद्ध कर सके और मनी लॉन्ड्रिंग के नए सबूत इकट्ठे करने का प्रयास करेगी। तो मैंने कहा था कि इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि और कौन कौन से लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जिन नामों की चर्चा है, जिनके बारे में आप जानते हैं, वो तो स्पष्ट ही है। सुखविंदर सिंह खरोर जो सीईओ हैं व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के, इसके साथ साथ अशोक टंडन, बिपिन चौधरी, रवि अग्रवाल। बड़ा खुलासा कर रहा हूं, सुखविंदर खरोर की गिरफ्तारी पे बक विल नॉट स्टॉप हियर ओनली। ईडी की रडार पर हैं फिलहाल अशोक टंडन, बिपिन चौधरी और रवि अग्रवाल, जिनको ईडी ने ऑलरेडी समन जारी किया हुआ है सुखविंदर खरोर के साथ साथ। लेकिन उन लोगों ने अभी उस समन को के रिस्पॉन्स में ना ईडी के सामने पेश हुए हैं और ना ही समर्पण किए हैं, न ही कहीं पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किए हैं किसी अदालत में कि साहब हम निर्दोष हैं, हमें ईडी से खतरा है, हम गिरफ्तार किए जा सकते हैं, हमें अंतरिम जमानत दी जाए। तो इन लोगों के ऊपर जांच में सहयोग नहीं करने, साक्ष्यों को नष्ट करने का आरोप ईडी लगा रही है और इसी बिना पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार किया जा सकता है, किया जाएगा। साथ ही साथ बक विल नॉट स्टॉप हियर। इसमें वो सारे एडवाइजर्स, वो अकाउंटेंट, वो सीए जो कंपनी को इस सारे ट्रांजैक्शंस करने में मदद कर रहे थे, मदद किए थे, मैनेज कर रहे थे, वो भी गिरफ्तार होंगे। कंपनी के सीए भी गिरफ्तार होंगे, कंपनी का स्टाफ भी गिरफ्तार होगा। और नए साक्ष्यों के आधार पर ईडी इस ट्रांजैक्शन से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनको फायदा हुआ है, उस रेंज में डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स या कोई और भी बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल हो सकते हैं। तो गिरफ्तारी की यह प्रक्रिया लंबी चलने वाली है, यह लिस्ट लंबा होना है, क्योंकि ईडी के सर पर तलवार लटक रही है। कार्रवाई तो आपने कर दी, लेकिन सबूत जुटाकर अपराध साबित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक बार ईडी की भारी फजीहत, भारी किरकिरी और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की डांट और फटकार सहनी पड़ेगी। तो साहब, न्यायिक प्रक्रिया यह कहती है कि तय समय सीमा के तहत ईडी को इस केस में आरोपों का पूरा विवरण, जिसको हम कानूनी भाषा में चार्जशीट कहते हैं, दाखिल करना पड़ेगा। फिर पीएमएलए की जल्दी सुनवाई हो सके, डेट की सुनवाई हो सके, स्पेशल कोर्ट बना है, वहां सुनवाई जारी होगी, गवाहों के बयान होंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखे जाएंगे, विश्लेषित किए जाएंगे और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का जो सबूत ईडी पेश कर पाएगी, उसके ऊपर आरोप सिद्ध होंगे या नहीं होंगे। अगर आरोप सही साबित हो जाते हैं, तब तो इन लोगों को 7 से 10 साल तक की सजा होगी और भारी जुर्माना हो सकती है। चलते चलते आरिफ निसार और जो दूसरे निदेशक गिरफ्तार होंगे, उनके जमानत की कितनी संभावना है। तो देखिए, जो पीएमएलए का सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 वह यह कहता है कि आरोपियों को तब तक, बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन है इस एक्ट में जमानत का। वैसे तो जो हमारा कानून जो कहती है, जो बेस्ड है कि जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल, कैदियों को जमानत का अधिकार है। लेकिन इस सेक्शन में, यहाँ पर इस एक्ट में यह अवधारणा बदल दी जाती है कि इसमें प्रीएम्प्टिव तौर पर आरोपी को अपने को निर्दोष साबित करना पड़ता है, साथ ही यह भी साबित करना पड़ता है कि दोबारा वह ऐसा अपराध नहीं करेगा। तो अभी देखिए, ईडी की जांच शुरुआती चरण में है,
कुछ भी कहना मुश्किल होगा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर ईडी आरिफ निसार के जमानत का यह कहते हुए विरोध करेगी कि अगर इसको इस वक्त छोड़ा गया तो यह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा, वह इसको मिटा देगा। और यह एक बड़ा तर्क है जिसके सामने कोर्ट भी मजबूर होगा, और जो जमानत का अधिकार है अपराधी को, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती है इस बारे में? बहुत स्पष्ट है। उसने अपने हालिया फैसले 2023 में कहा है कि पीएमएलए के मामलों में जमानत देना कठिन होगा, खास करके जब अपराध धोखाधड़ी से जुड़ा है। यदि अदालत को यह लगता है कि अपराधी साक्ष्य को मिटा सकता है, फरार हो सकता है, जांच को प्रभावित कर सकता है, तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। चलते चलते ईडी का रिकॉर्ड, ईडी ने अब तक 4200 से अधिक मामलों की जांच की है, लेकिन सिर्फ 100 मामले में अपराध सिद्ध कर पाई है। तो एक बड़ा चैलेंज है ईडी के सामने कि व्यू नाउ के अपराध को सिद्ध कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ईडी फाइनेंशियल फ्रॉड के बड़ी मछलियों को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन उसे सलाखों के पीछे रख नहीं पाती। यह भी ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जमानत मिल जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। यदि कोर्ट को लगता है कि आरिफ निसार का अपराध मात्र गुमराह करने का है निवेशकों को, और इसमें कोई हिंसक अपराध नहीं हुआ है, कोई हिंसा नहीं हुए, तो तय मानिए अगर ईडी ने चार्जशीट फाइल नहीं किया समय पे तो आरिफ निसार बाहर होंगे, दूसरे निदेशक भी बाहर होंगे। लेकिन हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय तो लगेगा। लेकिन अगर जांच लंबी चली और आरिफ निसार के वकीलों ने वही गेम खेला जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने खेला, और यह गेम प्लान सफल हो गया, तो आरिफ निसार जल्द भी कोर्ट से, जल्द भी जेल से बाहर होंगे। अब ईडी को इसमें यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जो निदेशक है वह क्या वास्तव में इस अपराध में शामिल था, या वह मात्र एक मुखौटा मात्र है। अगर आरिफ निसार ये प्ली ले जाते हैं और प्रूव कर देते हैं तो ईडी के पर यह महंगा सौदा साबित होगा। हाँ, यह अलग बात है कि अगर संपत्ति खरीदी है इस पैसे से तो वह एक सबूत हो सकती है। एक और बड़ा खतरा, वो खतरा है अपलाइनर्स के अरेस्ट का। जो लोग, निदेशक की छोड़ दीजिए, जो इस वक्त सोच रहे हैं कि ईडी उन तक नहीं पहुंचेगी, तो ईडी उन तक भी पहुंचेगी। जो अपलाइनर्स थे, जिन्होंने लोगों को एक्चुअल में ग्राउंड जीरो लेवल पर निवेश से जुड़ने को कहा है, या उनको प्रलोभित किया है, या उनको जोड़ा है, अगर यह भी साबित हो जाता है कि सुखविंदर खरोर और दूसरे निवेशकों ने लोगों को झूठी गारंटी दी थी, तो एक और आरोप उनके ऊपर लगेगा। और पहले ही कहा कि फंड ट्रांसफर करने वाले अकाउंटेंट्स, एडवाइजर और फर्जी कंपनियां, सेल कंपनियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब मैंने पहले कहा कि ईडी को जो संपत्ति जब्त है उस पर कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, और वहीं पर उसी कंफर्मेशन दौरान कोर्ट निवेशकों को पैसा वापस करने का आदेश दे सकती है। अब ये रिफंड स्कीम कैसा होगा यह इस वक्त कहना मुश्किल है। कानून रेजोल्यूशन स्कीम की भी बात करता है। कानून 10 से 30% इमीडिएटली लौटा दिया जाए निवेशकों की, इसकी भी प्रस्तावना करता है।
लेकिन कुल मिलाकर निवेशकों को उनका पैसा मिलता है। कई बार इंतज़ार लंबा हो सकता है, लेकिन एक और वार्निंग, एक और रेड फ्लैग, जो निवेशक, जो डिपॉजिटर्स यह सोच रहे हैं कि स्वमेव उनको उनका पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 80 से 90% निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिलेगा। इसका फायदा वही उठा पाएगा, वही निवेशक जिसने पहले से शिकायत दर्ज की है, जिसने शिकायत समय रहते दर्ज कर दी है। जो निवेशक कानूनी लड़ाई लड़ेगा उसी के रिकवरी की संभावना होगी, वरना आप घर में चैन की बंसी बजाते हुए सोए रहिए। मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। तो साहब, कंक्लूड, लास्ट बात कि आरिफ निसार की गिरफ्तारी के बाद ईडी की कार्रवाई में बहुत तेजी आ सकती है, क्योंकि इसकी खड़ी टक 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 डेडलाइन चार्जशीट चालू हो चुकी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पीएमएल एक्ट के तहत जमानत मिलना मुश्किल होगा, लेकिन लंबे समय तक निदेशकों को ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए सलाखों के पीछे रखना भी संभव नहीं होगा। अब निदेशकों की गिरफ्तारी और अपलाइनर्स की गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि आरिफ निसार के माध्यम से ईडी सबूत जुटाने में सफल होगी और निवेशकों को अपना पैसा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें रिकवरी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर सरकार इस मामले को दबाव बनाती है, हम सब निवेशक मिलकर दबाव बना ले जाते हैं और सरकार इस मामले को उस प्राथमिकता देती है, तो निवेशकों के लिए राहत की कोई योजना बनाई जा सकती है। अब जो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ईडी सही दिशा में काम कर रही है? क्या आपको लगता है कि निवेशकों को न्याय मिलेगा? और क्या आपको यह भी लगता है कि इस तरह के फर्जी स्कीम्स के खिलाफ सख्त कानून बनने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आपके अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हम आपके सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। आज का हमारा यह विशेष एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या यह जानकारी उपयोगी लगी? क्या आपको हमारा प्रयास पसंद आया? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ऐसे अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए कानूनी मुद्दे के साथ, या व्यू नाउ के इसमें कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आया तो उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं आपका कानूनी दोस्त, कानूनी साथी, एडवोकेट अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं एक बात चलते चलते और स्पष्ट कर दूं कि मेरी जानकारी का फुल स्रोत पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, सार्वजनिक स्रोत है, उसी पर यह वीडियो आधारित है और इसका उपयोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, शैक्षणिक पर्पस के लिए है। इसे कानूनी सलाह के रूप में कदापि नहीं लिया जाना चाहिए और जो लोग ऐसा करेंगे वो स्वयं इसके लिए जिम्मेवार होंगे। कानूनी कार्रवाई के लिए मैं पुनः कहता हूं, किसी जाने माने अच्छे जानकार वकील से संपर्क करें, डॉक्यूमेंट दें, उसको स्टडी करने दें, उसके बाद वह जो बात आपसे कहते हैं उस पर आप अमल करें। धन्यवाद।